ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। क्रोध करने का मतलब दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए, एक कन्फ्यूशियस ने कहा है। हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए नए आयाम, ये आप देखते हैं कि हरित ऊर्जा की बात हो रही है। तो आप देखिए तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है, वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। हरित हाइड्रोजन को अक्सर भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक रहता है और आप देखें कि क्या प्रकृति को नुकसान भी कम पहुंचाता है। और भारत इसे साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। इस दिशा में एक अहम पड़ाव तब आया जब हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का अभिन्न अंग है। यह एक अच्छा स्वच्छ ऊर्जा वाहक है, जिसका अर्थ है इस ऊर्जा को संग्रहित कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो यह केवल पानी छोड़ता है और जिससे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है। यह इसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस का एक आकर्षक विकल्प बनाता है, जो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड अन्य विदूषक उत्सर्जित करते हैं। देखिए इसके फायदे एक तरह से आप लोगों को बताए जा रहे हैं, किसके? हाइड्रोजन के। यही सब तो लिखना होता है आपको आंसर राइटिंग में, निबंध में, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन के उत्पादन के तरीके के आधार पर इसे आमतौर पर रंगों से पहचाना जाता है। ग्रे हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस या फिर अन्य जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर हाइड्रोजन निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। इसलिए ग्रे हाइड्रोजन स्वच्छ नहीं, ब्लू हाइड्रोजन भी जीवाश्म ईंधन आमतौर पर प्राकृतिक गैस से ही उत्पादित होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह संग्रहित कर लिया जाता है। यदि यह प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ब्लू हाइड्रोजन का उत्सर्जन ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम होता है, लेकिन यह पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त नहीं है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे वांछनीय और स्वच्छ ऊर्जा है। और आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोसिस द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई जीवाश्म ईंधन नहीं जलता है और बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लगभग उत्सर्जन मुक्त होता है। यही कारण है कि इसे हरित कहा जाता है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है, खासकर भारत की विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, सौर और पवन का उपयोग करके। यह जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाएगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है। अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को अपने उत्सर्जन में भारी कमी लाने की आवश्यकता है। हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास से नए उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र विकसित होंगे और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, संचालन, हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाना और हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी, भारत अपनी बड़ी उत्पादन क्षमता का लाभ उठाकर हरित हाइड्रोजन और इससे बने उत्पादों जैसे ग्रीन अमोनिया का निर्यात कर सकता है और आप देखते हैं यह देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बड़ा स्रोत बन सकता है। इन सभी महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा पहल है और मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में आप देखते हैं कि 2030 तक कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना और जीवाश्म ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की अधिक की कमी लाना है। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना पारदर्शिता और विश्वसनीयता का आधार है। योजना का मुख्य कार्य इस बात को प्रमाणित करना है कि उत्पादित हाइड्रोजन वास्तव में हरित है।
यह उत्पादन प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा निर्धारित करके किया जाएगा। केवल वही हाइड्रोजन जो इस सीमा को कम उत्सर्जक के साथ उत्पादित होता है उसे हरित हाइड्रोजन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणन योजना यह सुनिश्चित करेगी कि बाजार में बेचे जाने वाले हरित हाइड्रोजन के दावे सच्चे हैं और भी आप देखते हैं कि एक निर्धारित पर्यावरणीय मानक को पूरा करते हैं। साथ ही प्रमाणन योजना एक तंत्र स्थापित करेगी और जिससे यह पता लगाया जा सके कि हाइड्रोजन कहाँ और कैसे उत्पादित किया गया था। और जब उपभोक्ताओं, उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को यह विश्वास होगा कि प्रमाणित हरित हाइड्रोजन वास्तव में स्वच्छ है तो बाजार का विकास तेजी से होगा। प्रमाणन एक गुणवत्ता आश्वासन मोहर की तरह काम करेगा। हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास और प्रमाणन योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। दरअसल वर्तमान में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन महंगा है। लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों को परिष्कृत करने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन के लिए विशाल नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी। उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रमाणन योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। भारत सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन भारत की स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इस क्षमता को साकार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ इस मिशन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस योजना का शुभारंभ भारत की हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल भारत के 2030 तक 50 लाख मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन परिदृश्य में एक विश्वसनीय और अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन और उसकी प्रमाणन योजना एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी ऊर्जा चुनौतियों का सामना, आर्थिक अवसर पैदा और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकता है। यह हरित ऊर्जा का एक नया अध्याय है। भारत इस अध्याय को लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप लोग क्या सोचते हैं भैया, बताइए। अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, इंटरव्यू भी आप ही देंगे। संबंधों की संवेदना। इन दिनों सोशल मीडिया पर संबंधों पर खूब बातें हो रही हैं और उसे बनाने, चलाने और बढ़ाने पर चर्चा, बहस, मुबाहिसा आदि चलते ही रहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक बड़ी बड़ी सारगर्भित उक्तियां लिखी कहीं और कहीं से उठा के कहीं लगा दी जाती हैं। बहुत सारे लोग सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त अपने मित्रों और इष्टजनों को शुभ वचन, मंगल कामनाएं आदि भेजते रहते हैं। किसी को याद करना, उनके हर दिन को स्मरणीय बनाने की कोशिश करना एक अच्छी बात है, पर अफसोस की बात यह होती है कि ऐसी बातें ज़्यादातर इन्हीं खानों तक सीमित रह जाती हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि इन्हें कहने और सुनने वाले अधिकांश लोगों का लगभग सारा समय उनके हाथों की परिधि में समय डिजिटल स्लेटों की गुत्थियों को सुलझाने उलझाने में ही बीत जाती है। संबंधों की दुहाई देते ये लोग दूर के रिश्तेदारों की कौन कहे, अपने परिजनों, यहाँ तक कि माता पिता के साथ भी सही तरीके से रिश्तों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। संबंधों के निर्माण और निभाव की अधिकांश बातें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक आदि से शुरू होकर वहीं खत्म भी हो जाती हैं। संबंध ही हमारे जीवन और सामाजिक जीवन का आधार है और इसका विकास और विस्तार समाज के निर्माण की बुनियाद है। महान राजनीतिक विचारक अरस्तु कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से बाहर रहने वाला या तो पशु है या फिर देवता है। मनुष्य समाज में ही उसका विकास, ये आप देखिए, मनुष्य अलग थलग नहीं रह सकता है, समाज में ही उसका विकास होता है। गौरतलब है कि समाज के निर्माण का आधार लोगों के बीच का परस्पर संबंध है। आपसी संबंध और समाज एक दूसरे के पर्यायवाची है। एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन है। हमारे जीवन का आधार इस संबंध है और इसी से हमारे कर्म भी निर्धारित होते हैं। यानी संबंधों का ताना बाना ही मनुष्य को कुछ करने या कुछ बनने के लिए उत्प्रेरित करता है।
हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति और घर परिवार, गांव, देश और समाज के लिए अपनी उपादेयता सिद्ध करने के लिए कर्म से जुड़ते हैं। कहा जा सकता है कि जीवन संबंध है और संबंध ही कर्म है। संबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मनुष्य का संबंध सिर्फ मनुष्य से ही नहीं होता है, बल्कि स्वयं से है। विचारों, वातावरण, ये प्रकृति, जीव जंतु आदि से जुड़ना भी संबंध ही है। और इन सब के साथ अपने रिश्तों को समझकर ही व्यक्ति जीवन को भली भांति समझ सकता है और उसके व्यक्तित्व का विस्तार तथा जीवन की पूर्णता का रहस्य इसी में समाहित है। यह एक अजीब बात है और हम में से आप देखते हैं कि क्या हम में से दुनिया के ज़्यादातर हिस्से से नाता जोड़ते और सामंजस्य स्थापित करते करते स्वयं की क्षमताओं, मन की गति, सोच आदि से ही अनभिज्ञ होते जाते हैं और उनकी सारी उम्र इसी अनभिज्ञता में बीत जाती है। वास्तव में जीवन के सहज और संतोषप्रद प्रवाह के लिए आत्म साक्षात्कार सबसे पहली जरूरत है। स्वयं को जानना, मन की गति को समझना, उससे जुड़ना और उसी दिशा में कर्मरत होना मनुष्य और समाज के बेहतर संबंधों के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, अपनी जरूरतों, खुशियों के लिए पहल नहीं करता या उसे महत्व नहीं देता, वह समाज से भी सकारात्मक जुड़ाव स्थापित नहीं कर सकता है। और आप देखिए, बिना संबंध के मनुष्य या किसी भी जीव मात्र का होना असंभव है। हमारे होने का मतलब ही संबंधित है, होना है। सूर्य, चांद, तारा, पर्वत, धरा, पर्वत, नदी, वृक्ष, थल, जल, नव, जीव सहित प्रकृति का हर जर्रा एक दूसरे के साथ स्थापित संबंधों पर ही टिके हैं। सच यह है कि सृष्टि का चक्र इसी के बदौलत चलायमान है। हमारे द्वारा संबंधों की इन गुत्थियों को समझ नहीं पाना संघर्ष और विवाद का कारण बनता है। बहुत सारे लोग संबंधों को जीत नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करते हैं। जन्म से मिले संबंधों के अलावा अक्सर उसमें भी अधिकांश में उनकी लाभप्रदता और महत्व की तलाश करते हैं। व्यक्ति की स्वार्थपरकता उसे ऐसा करने को विवश करती है। अपने वृद्ध माता पिता, परिजनों को वृद्धाश्रम में रखना और संपत्ति के लिए परिवारजनों, मित्रों से विश्वासघात, छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते तोड़ना, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना और आदि स्वार्थपरकता की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि स्वार्थपरकता और परता और संबंध एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। दोनों का साथ चलना असंभव है। अगर हम मानव जीवन की गहन पड़ताल करें तो पाएंगे कि वह अलग अलग समय में अलगाव की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। वह ज्यादातर उन्हीं संबंधों को तरजीह देता है जिनसे उसका हित जुड़ा होता है और हित की समाप्ति के साथ ही उसे छुटकारा पा लेना है या पाने की कोशिश करता है। यह स्थिति संबंध के मार्ग पर आघात है। वास्तव में संबंधों को समझना जीवन को समझने के समान है। यह मनुष्यता का घोतक है और जिससे भी इसकी गूढ़ता और महत्व को समझा वही सफल इंसान बन जा पाएगा। विडंबना यह है कि आज के समाज में आप देखिए, सफलता की जो परिभाषा तय की गई उसका अंधानुकरण किया जा रहा है और उसे प्राप्त करने के क्रम में संबंधों को दरकिनार कर दिया जाता है। सवाल है कि अगर हम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं लेकिन उस सफलता पर उल्लसित होने वाला हमारा कोई करीबी या संबंध हमारे आसपास नहीं होता है तो उसकी क्या कीमत होगी। ये आप देखें, टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। राहत की वापसी। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने लौटा दिया और स्वाभाविक ही इसे भारत को की एक और कूटनीतिक कामयाबी माना जा सकता है। ये आप देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था ये। और आप देखिए, याद रहे कि गौरतलब है कि भारत के बीएसएफ के जवान पूर्ण 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए थे। वहां उन्हें पकड़ लिया गया था। सीमा पार किन्हीं हालातों में अगर अन्य देश के जवान को पकड़ लिया जाता है तो उसके जीवन तक को लेकर आशंकाएं पैदा हो जाती। यही वजह है कि पूर्णम साव की वापसी को लेकर उनके परिवार सहित देश के लोगों की चिंताएं गहरी रही हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच किस स्तर का टकराव हुआ यह दुनिया ने देखा। लेकिन अब बुधवार को जब पूर्णम साव की पाकिस्तान से रिहाई की खबर आई तो निश्चित तौर पर यह उनके परिवार वालों के साथ साथ समूचे देश के लोगों के लिए राहत की बात थी। दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के नतीजे में 20 दिन बाद पूर्णम साव को छोड़ा गया। दरअसल जिन परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए थे वे इतनी ज्यादा संवेदनशील थी कि उनके कारण दोनों देशों के बीच संघर्ष की नौबत आई। पहलगांव के आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत के पास एक तरह से जवाबी कार्रवाई करना अंतिम विकल्प था और इस टकराव की तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसे दोनों देशों के बीच पूर्ण संघर्ष के तौर पर देखा गया। ऐसे में अगर बीएसएफ जवान की सुरक्षा और जान को लेकर भारत में चिंता गहरा रही थी तो वह लाजमी है
लाजमी था। यूं भी पाकिस्तान की अतीत और उसकी प्रवृत्ति अक्सर उसके विवेक आधारित फैसले नहीं लेने के ही सूचक रहे हैं। हालांकि इस बीच उम्मीद जरूर की जा रही थी कि तमाम विपरीत हालात के बावजूद भारत के लगातार कूटनीतिक प्रयासों से जवान की वापसी सुनिश्चित हो सकेगी, मगर जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई तब यह उम्मीद और मजबूत हुई और कि अब शायद माहौल शांत होने के बाद इस मसले पर कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी गलती से जवानों की सीमा पार कर जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अगर युद्ध या तनाव की स्थिति ना हो तो रिहाई में ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती हैं, मगर पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर जिस तरह का हमला किया उसे एक तरह से सीधा संघर्ष मान लिया गया। पाकिस्तान पहले ही अवांछित गतिविधियों के अंजाम देने से लेकर आतंकवादियों को सह और समर्थन देकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में वहां पकड़ लिए गए बीएसएफ जवान के प्रति उसके व्यवहार या रिहाई को लेकर आशंका बनी हुई है, क्योंकि इसके लिए शुरू होने वाली प्रक्रिया काफ़ी संवेदनशील और जटिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सैन्य संधियों के तहत अगर कोई जवान गलती से सीमा पार कर जाता तो उसके खिलाफ ज़्यादा गंभीर कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि यह दोनों देशों के बीच संवाद और समझौते पर निर्भर करता है। इस लिहाज से देखें तो बीते कुछ दिनों के दौरान तेजी से बदलते घटनाक्रम में जवान की रिहाई के लिए भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए थे और आखिर इसमें कामयाबी मिली। बेलगाम बोल। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जहां पूरा देश गौरवान्वित है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह की बदजुबानी से सभी देशवासियों को शर्मिंदगी उठाना पड़ा। और देखिए, एक और बात बता दूं आपको, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा, वो उनकी भाषा ही गई गुजरी है। ये मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सार्वजनिक मंच पर कर्नल सूफिया कुरैशी की संदर्भ मंत्री ने जिस तरह की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे भारत की सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुंची है। स्वाभाविक है कि सभी ने इसकी भर्त्सना की। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी और मंत्री के खिलाफ बिना देर किसी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश से लगाया जा सकता है। इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री का बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि समाज के ताने बाने पर भी चोट करता है। इसके अलावा जब एक न्यायाधीश को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए यह कहना पड़े कि हो सकता है कि कल मैं जीवित ना रहूं, 4 घंटे में आदेश का पालन हो, तो इसके व्यवस्था की जटिलता और उदासीनता का पता चलता है। विडंबना है कि अदालत के इस तरह की रोक के बावजूद आरोप को स्पष्टता के साथ दर्ज करने में लापरवाही बरती गई। अब देखिए, मंत्री हैं तो भैया समझ सकते हैं। सवाल उठता है कि जिस बेहद संवेदनशील समय में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेहद संयमित और नपातुला रुख अपनाया, उससे हासिल गरिमा को कायम रखने के बजाय उससे बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को कैसे देखा जाना चाहिए। और मंत्री ने महिला सैन्य अधिकारी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई बल्कि सेना की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने की कोशिश की। मामला की तूल पकड़ने के बाद भले ही मंत्री ने सफाई दी, लेकिन ऐसे बयानों के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी पद पर बैठे व्यक्ति को अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का समर्थन देश के प्रति सम्मान रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। जरूरत है इस तरह की बदजुबानी और बेलगाम बयानबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए ठोस और नीतिगत पहल करने की है, ताकि देश के संविधान के मर्म और सौहार्द को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक और आप देखेंगे क्या है कि हमारे नेताओं पर कोई कार्रवाई भी तो नहीं होती है ना, वो बोलते रहते हैं तो इस तरह चलते रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।